हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही जो है यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिट 1 और 2 को डिस्कस किया था। यूनिट 1 एंड 2 जिसमें बेसिकली हम लोग ने एनसीएम की बात की थी, ठीक है, और हाउ एनसीएम वाज कॉल्ड ऑफ। चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ हमने उसको ख़त्म किया था। अब हम यूनिट 3 से इसकी शुरुआत करेंगे। यूनिट 3 जिसका टाइटल है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो इसके बिगिनिंग पार्ट में हमें बताया जाता है कि भाई एनसीएम को कॉल ऑफ करने के बाद क्या सिचुएशन थी, ठीक है। कांग्रेस के अंदर क्या इन्होंने आगे की प्लानिंग की, वो यहाँ पे हमें बिगिनिंग पार्ट के अंदर बताया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। यूनिट 3 की शुरुआत करते हैं। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ एनसीएम को विड्रॉ करने के बाद बेसिकली कांग्रेस पार्टी के अंदर एक टसल, मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि एक स्टेट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन चालू हो गया था रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस, ठीक है। तो कुछ लीडर्स यहाँ पे जो थे, उन्हें लग रहा था कि भाई ये जो मास मूवमेंट्स कर रहे हैं, हम स्ट्रगल्स वगैरह कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, इससे हम कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग वापस से इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिसको बॉयकॉट किया गया था एनसीएम के अंदर। चूँकि इलेक्शंस को पहले बॉयकॉट किया गया था एनसीएम के अंदर, तो उसी में अब ये दोबारा से पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ठीक है। इन्हें लग रहा था कि भाई अगर हमारे हाथों में पॉलिटिकल पावर होगी, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा बन करके, जो काउंसिल्स हैं उनका हिस्सा बन करके ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं, या रिफॉर्म्स के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं, या ये वो डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि भाई जो ये काउंसिल्स हैं, ब्रिटिश काउंसिल्स, ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं स्वराज पार्टी बनाते हैं कांग्रेस के अंदर ही, और जो है काउंसिल जो पॉलिटिक्स है उस पर वापस जाने के लिए यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कांग्रेस के अंदर। इसके बजाय जो यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो चाहते थे कि जो है यहाँ पे और कुछ न्यू मास मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, कुछ मास एजिटेशन होना चाहिए, और हमको अपना फुल इंडिपेंडेंस का जो गोल है डोमिनेंट स्टेटस का, उसको चेंज करके फुल इंडिपेंडेंस के लिए हमें फ़ाइट करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में ये तो कांग्रेस के अंदर ये सब चल ही रहा था, जो डिबेट एंड डिसेंशन का जो ये दौर चल रहा था, इसमें इस समय दो फैक्टर जो थे वो यहाँ पे इंडिया की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर था जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, 1929 से 32 तक का जो दौर था, ठीक है। एक तो ये फैक्टर था जिसकी वजह से भारत के अंदर हम कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर प्राइजेस थे वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं, और एग्रीकल्चर फूड्स की डिमांड इसकी वजह से गिर जाती है, और एक्सपोर्ट भी हमारे यहाँ से कम हो जाते हैं। इसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को यहाँ पे चेंज करा या प्रभावित किया, कह सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक इमेज हमारे पास आती है। यहाँ पे एक कांग्रेस लीडर्स की मीटिंग को दिखाया गया है, जो कि इलाहाबाद में 1931 में हुई थी, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर्स हैं महात्मा गांधी जी के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ सेंटर में हम महात्मा गांधी जी को देख सकते हैं, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए हैं, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस इमेज को देख के ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा वगैरह किया जाता है, बट उस टाइम हम देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह की जा रही हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो था अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। एक कह रहा है यहाँ पे एक शब्द आ रहा है हमारे पास, इट वाज एन इंडियन स्टेटरी कमीशन। स्टेटरी कमीशन क्यों कहा जा रहा है? स्टेटरी वर्ड का मतलब होता है लीगल, ठीक है। तो एक लीगल कमीशन था जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था, बनाया था और भारत भेजा था, ठीक है। जॉन साइमन के अंडर में ये कमीशन बनी थी जिसमें 7 मेंबर्स थे, ठीक। कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो भाई इसको कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया गया था क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय ये बात बोली गई थी कि भाई जो गवर्नमेंट है वो एक कमीशन भेजेगी भारत, ठीक है। 10 साल के बाद
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन से जो इफ़ेक्ट्स आए हैं उनको एग्जामिन करने के लिए, और कुछ भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनको सजेस्ट करने के लिए। तो इसी को देखते हुए जो है इवन 2 साल पहले ही यहाँ पे जो है एक कमीशन भेज दिया जाता है 1928 में, ठीक है। भेजना चाहिए था इनको 1929 में, बट इसका फॉर्मेशन जो है 1927 में ही हो जाता है। और 10 साल बाद, मतलब 1919 में की बात हम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 1929 10 साल बाद हुआ ना। तो यहाँ पे इसको 1927 में ही फॉर्म इसको कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, और 1928 में ये कमीशन जो है भारत आ जाता है। बट जैसे ही ये भारत आता है, इट वॉज वेलकम विद स्लोगन्स साइमन गो बैक, ठीक है। अब ये जो कमीशन है इसको अपोज मतलब सभी ने किया था, भारत के अंदर जितनी भी पार्टीज़ थी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस वगैरह, जितने भी दूसरे ग्रुप्स थे, लीडर्स थे, सभी ने एकजुट होकर के यहाँ पे इसको अपोज़ किया। मेजर रीज़न क्या था अपोज़ करने का, कि भाई ये कमीशन भारत आया था और इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ही ब्रिटिश मेंबर्स थे, ठीक है। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट घटना घटित होती है यहाँ पे, कि जो एक प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट थे लाला लाजपत राय, ठीक है, ही वाज लीडिंग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कमीशन इन लाहौर। तो वहाँ पे पुलिस जो है यहाँ पे लाठीचार्ज कर देती है इन लोगों के ऊपर, जिसमें ही सफ़र्ड ब्रूटल बीटिंग, और जिसके कुछ दिन बाद, हम कह सकते हैं 18 डेज़ बाद, 17 नवंबर 1928 को जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है, जो कि साइमन कमीशन से ही जुड़ी हुई है। इसके बाद बात करेंगे हम 1929 लाहौर सेशन, ठीक है। तो भाई लाहौर सेशन की बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडियंस जो हैं यहाँ पे डिमांड कर रहे थे डोमिनेंट स्टेटस की, ठीक है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी इस डिमांड को लेकर के। 1929 में जा कर के यहाँ पे जो इरविन थे वॉइसरॉय, उन्होंने एक वेग ऑफर डोमिनेंट स्टेटस, वेग का मतलब होता है जो अनक्लियर हो, कोई इसमें ये डिक्लेरेशन नहीं किया इन्होंने कि कब डोमिनेंट स्टेटस डिक्लेयर किया जाएगा। बस हाँ बोल दिया कि हाँ भाई हम डोमिनेंट स्टेटस ग्रांट कर देंगे, ठीक है। इवन एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। बट जाहिर सी बात है इन डिमांड्स, ये जो ऑफ़र था इससे इन जो कांग्रेस लीडर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। और इवन जो यंग लीडर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा असर्टिव हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसी के बाद 1929 में जो सेशन होता है कांग्रेस का लाहौर के अंदर, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपना गोल चेंज कर देती है, जो कि डोमिनेंट स्टेटस हुआ करता था पहले, उसको अभी चेंज करके पूर्ण स्वराज बना दिया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज यानी फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड अब यहाँ पे आगे रख दी गई थी। और ये भी डिक्लेयर किया गया कि भाई 26 जनवरी 1930 को जो है इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, ठीक है। तो लाहौर सेशन का अपना एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा, सॉल्ट मार्च, ठीक है। 1929 के बाद 1930 का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि सॉल्ट मार्च क्यों शुरू किया गया था, क्या मोटिव था इसके पीछे, ठीक है। तो भाई महात्मा गांधी जो थे, इन्हें लगा कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है, सॉल्ट एक ऐसा पावरफुल सिंबल है जो इससे पूरे कंट्री को यूनाइट किया जा सकता है। इसके पीछे बहुत जेन्युइन रीज़न भी था कि भाई सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो इक्वली रिच और पुअर कंज्यूम करते थे, और ये एक एसेंशियल आइटम भी है फूड का। इसके ऊपर टैक्स लगाना, ठीक है, और गवर्नमेंट की मोनोपोली होना इसके प्रोडक्शन के ऊपर, जाहिर सी बात है ये सबसे ज़्यादा एक ऑप्रेसिव फेस ब्रिटिश रूल का रिवील करती है, ठीक। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि सॉल्ट टैक्स को हटाने के लिए ही इन्होंने इस आगे इन्होंने किया क्या एक्चुअली गांधी जी ने, इसके इस विषय में देखते हैं। तो 31 जनवरी 1930 को इन्होंने एक लेटर भेजा वॉइसरॉय इरविन को, जिसमें इन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी। अब ये जो 11 डिमांड्स थी, कुछ कुछ इसमें से जनरल डिमांड्स थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी, ठीक है। बट इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी वो थी सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना, ठीक है। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि जो ये लेटर था ये एक अल्टीमेटम था, ठीक है। जिसमें ये कहा गया था कि भाई अगर ये डिमांड्स जो हैं 11 मार्च तक फुलफ़िल नहीं की गई तो कांग्रेस जो है यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देगी, ठीक है। बट इरविन जो हैं बिल्कुल ही यहाँ पे कोई भी विलिंगनेस नहीं दिखाते हैं, कुछ भी डिमांड्स मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया भाई, अपना जो फेमस सॉल्ट मार्च है वो 12 मार्च 1930 को शुरू कर दिया।
और यहीं से हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्ट मार्च है इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सीडीएम। ठीक है, सॉल्ट मार्च से ही सीडीएम की शुरुआत भी होती है। ठीक है, अगला बात करेंगे सॉल्ट मार्च की बिगिनिंग ऑफ सॉल्ट मार्च। तो जैसा कि हमने अभी जाना कि भाई 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने जो सबसे ट्रस्टेड 78 वॉलेंटियर्स हुआ करते थे उनके साथ सॉल्ट मार्च शुरू किया अपना। ठीक, टोटल डिस्टेंस जो इन लोगों ने कवरअप किया वो था 240 माइल्स। गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में वहाँ से लेकर के जो कोस्टल टाउन था डांडी यहाँ तक। ठीक है, अब ये लोग 24 डेज़ में इस डिस्टेंस को कवरअप करते हैं, जिसमें 10 मील की दूरी एक दिन में ये तय करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू हियर गांधी जी। जहाँ पे भी वो रास्ते में रुकते थे हज़ारों की संख्या में लोग इनको सुनने के लिए आते थे और जहाँ पे ये इन लोगों को स्वराज का सही मतलब बताते थे। ठीक है, फिर फाइनली 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। इस तरह से सीडीएम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसकी शुरुआत हो जाती है। बात करेंगे सीडीएम की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस शब्द का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो हिंदी में से कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय यानी विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा, अवज्ञा मतलब अवहेलना करना, किसी की बात ना मानना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि भाई एक पोलाइट रिफ्यूज़ल होता है। ठीक है, टू ओबे सर्टेन लॉज, डिमांड्स या ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सॉल्ट मार्च से ऑलरेडी इसकी बिगिनिंग हो चुकी थी। अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया उसके बाद हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के अंदर सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसे गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ के सामने डेमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। इसके अलावा फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट होता है, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग देखने को मिलती है। पिकेटिंग का मीनिंग पहले भी बताया जा चुका है भाई कि पिकेटिंग का मतलब होता है टू स्टॉप एंट्रेंस टू अ प्लेस, है ना। पीजेंट्स, इसके अलावा पीजेंट्स का भी रोल था भाई, इन्होंने भी रेवेन्यू वगैरह पे करने से मना कर दिया। चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया। अभी चौकीदारी टैक्स क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है भाई। ये एक टैक्स था दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स, है ना, फ्रॉम 1907 से कलेक्ट किया जा रहा था ये। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो ये टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से एज अ कॉम्पनसेशन, जिसमें एक विलेज वॉचमैन अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, काइंड ऑफ पुलिस हम कह सकते हैं। ठीक, चौकीदार के रूप में अपॉइंट किया जाता था विलेजेस में। उसी को पेमेंट करने के लिए इन लोगों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, विलेजर्स जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। इसके अलावा कई जगह फॉरेस्ट लॉज को भी ब्रेक किया गया और यही एक मेजर पॉइंट है जो सीडीएम को और हम कह सकते हैं कि सीडीएम को और सो यही एक मेजर डिफरेंस था सीडीएम और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर सिर्फ बॉयकॉट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था। मेजर पॉइंट अगर देखा जाए वहाँ पे कोई लॉज को, कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करने की बात नहीं की जा रही थी, बट यहाँ पे जो है इस बार कॉलोनियल लॉज को ब्रेक किया जा रहा था। ठीक, अब जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे जो है भाई चिंतित हो जाती है कि भाई यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सो इसलिए मूवमेंट को रिप्रेस करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे अब्दुल गफ़ार ख़ान जो थे, जो कि एक काफ़ी डिवोट डिसिपल माने जाते हैं गांधी जी के। ठीक है, इनके बारे में अभी हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इसके एक महीने बाद यहाँ पे गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। जो सत्याग्रहीज थे मतलब या जो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे मूवमेंट के अंदर, यहाँ पे डायरेक्ट क्लैशेस देखने को मिलते हैं पुलिस के साथ या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक्स देखने को मिलते हैं। ठीक, गवर्नमेंट भी यहाँ पे ब्रूटली रिप्रेस करती है मूवमेंट को। सत्याग्रहीज पे अटैक किया जाता है, वुमेन चिल्ड्रेन व बीटन अप, 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी जो है दोबारा से यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि भाई मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेना चाहिए। ठीक है, बट इस बार मूवमेंट जो है कॉल ऑफ ऐसे ही नहीं होता है। यहाँ पे एक पैक्ट साइन होता है, समझौता होता है बिटवीन जो वायसराय इरविन थे और गांधी जी थे इनके बीच में। ठीक है, तो इसी की बात हम आगे करने वाले हैं। अब बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो भाई गांधी इरविन पैक्ट जो था ये एक कह सकते हैं पॉलिटिकल एग्रीमेंट है गांधी जी और वायसराय के बीच में, इरविन के बीच में, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। गांधी जी इसमें दोनों ही लोगों ने कुछ बातों पे अग्री किया था। तो पहले जैसे अगर हम बात करें गांधी जी ने किस बात पे अग्री किया, तो भाई गांधी जी ने जो है यहाँ पे अपना कंसेंट दिया
कि भाई वो पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, चूँकि पहला जो हुआ था उसको कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था, ठीक। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे अग्री किया कि जिन भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया, अरेस्ट किया गया, उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये भी जानने वाली है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्यों हो रही थी, ठीक। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई साइमन कमीशन 1928 में जब आया था तो उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उसको सजेस्ट करने थे या जो भी उसका ऑब्जर्वेशन था उस पर। इसके अलावा उसी बीच यहाँ पे जो है इंडियंस भी कुछ जैसे मोतीलाल नेहरू और अदर जो कुछ कांग्रेस लीडर्स थे, इन्होंने मिलकर के नेहरू रिपोर्ट भी सबमिट हुई थी, जो हम कह सकते हैं कि पहला ड्राफ्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1928 के अंदर। और साथ में जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए भी जो है कुछ 11 पॉइंट्स ऐड किए थे। तो इन तीनों को डिस्कस करने के लिए ही यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, ठीक है। तो पहले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और सेकंड में यहाँ पे जो है गांधी जी बिकॉज ऑफ दिस पैक्ट हम कहते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं। तो दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन चले जाते हैं भाई इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, बट यहाँ पे कोई बात बन नहीं पाती है, ठीक है। मुस्लिम लीग कांग्रेस वगैरह के अंदर कोई बात नहीं बन पाती है और ये वापस निराश होकर चले जाते हैं। पर जब ये भारत वापस आते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन पूरी बदल चुकी होती है, ठीक। गवर्नमेंट ने दोबारा से पूरा एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन शुरू कर दिया था। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे जेल में थे, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और कई सारे यहाँ पे मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे मीटिंग्स वगैरह ना हो सकें, डेमोन्स्ट्रेशंस ना हो सकें, बॉयकॉट्स ना हो सकें, ठीक है। अब दोबारा कह सकते हैं विद ग्रेट एप्रीहेंशन, यानी बहुत ज़्यादा प्रयास और मेहनत के बाद जो है गांधी जी दोबारा से यहाँ पे जो है सीडीएम को रीलॉन्च करते हैं, ठीक है। बट ये मूवमेंट जो है अगले एक साल तक तो कंटिन्यू रहता है, बट 1934 आते आते जो ये मूवमेंट है स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि किन टर्म्स पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्री किया था, एक बार इनको समझ लेते हैं। पहला तो जो भी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंसेस या पास किए थे उनको विड्रॉ करेगी, या जो प्रोसिक्यूशंस चल रहे थे, ठीक। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा, खाली जो वायलेंस वगैरह में शामिल थे उनको नहीं किया जाएगा। पीसफुल पिकेटिंग अलाउ की जाएगी और फॉरेन क्लोज का बॉयकॉट जो है यहाँ पे। इसके अलावा रीस्टोर जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ हैं सत्याग्रहीज की वो छोड़ दी जाएंगी, ठीक है। फ्री कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर दी गई और बैन जो था कांग्रेस के ऊपर जो लगाया जा रहा था वो लिफ्ट अप कर लिया जाएगा। ऐसे टर्म्स पे अग्री किया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने। अब आ जाते हैं कि भाई किस तरह से जो ये लोग हैं, दूसरे लोग, आम जनता, वो या जो डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे थे सीडीएम के अंदर, उन्होंने किस तरह से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या मोटिव था उनका, ठीक है, क्या रीजंस थे और क्या उनके आइडियल्स से, स्वराज का मीनिंग क्या था उनके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रिच पीजेंट्स की। तो रूरल एरियाज़ के अंदर जो रिच पीजेंट्स थे, जैसे कि गुजरात में पाटीदार्स थे और उत्तर प्रदेश में जाट्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इस मूवमेंट के अंदर, ठीक। बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या था इसको समझते हैं। ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक। और बिकॉज ऑफ जो ट्रेड डिप्रेशन, यानी कि जो ग्रेट डिप्रेशन का दौर था 1929 से 32 वाला, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका जो है कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। एग्रीकल्चर प्राइस, जो क्रॉप से ग्रो कर रहे थे, उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। अब इनकी कैश इनकम कम हो जाने की वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये लोग जाहिर सी बात है ये चाहते थे कि भाई रेवेन्यू कम कर दी जाए या माफ़ कर दी जाए, ठीक। बट गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी नेगोशिएट करने की, किसी तरह से नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से जो ये रिच पीजेंट्स हैं ये एक एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स बन जाते हैं सीडीएम के, ठीक। इनके लिए स्वराज, द फाइट फॉर स्वराज, इनके लिए क्या मीनिंग, इनके लिए स्वराज की जो फाइट थी, इट वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, ठीक है। बट जाहिर सी बात है लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंट होते हैं जब मूवमेंट को 1931 में कॉल ऑफ कर लिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट की वजह से। और जो रेवेन्यू रेट्स थे जिनके लिए बेसिकली ये जुड़े थे आंदोलन से, वो रिवाइज भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब मूवमेंट दोबारा से रीलॉन्च करा जाता है यहाँ पे 1932 के अंदर, तो ये लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब बात करेंगे दूसरे ग्रुप की, पुअर पीजेंट्स की। देखिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि भाई जो रिच पीजेंट्स थे वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे या क्यों कर रहे थे, उनका क्या मकसद था, ठीक है। और या दोबारा से उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक। या हमसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भाई विच डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन सीडीएम, या उनके क्या क्या, क्यों उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन किया। तो एक एक करके हम बारी बारी से यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो है पुअर पीजेंट्स।
तो जो पुअर पीजेंट्स थे भाई, इनका रेवेन्यू से तो कोई लेना देना था नहीं, ठीक। ये बेसिकली स्मॉल टीनेंट्स हुआ करते थे जो कि ज़मीन रेंट पे लेकर के उस पर कल्टिवेशन करते थे लैंडलॉर्ड से, ठीक है। बट वही बात है, डिप्रेशन की वजह से ये लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, ग्रेट डिप्रेशन, उससे ये लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं, इनकी भी कैश इनकम कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग रेंट्स वगैरह नहीं पे कर पा रहे थे। यही इनकी सबसे बड़ी समस्या थी, और ये लोग चाहते थे कि भाई जो अनपेड रेंट है वो रेमिट ऑफ कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि कोई भी मूवमेंट शुरू होता था उससे ही जुड़ जाते थे, ठीक है। अब कांग्रेस ने कभी भी इनके नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि भाई कांग्रेस को डर था कि इससे जो रिच पीजेंट्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए जो पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस, इनके बीच में जो रिलेशनशिप रही वो हमेशा अनसर्टेन रही, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगला जो ग्रुप है हमारा वो है बिजनेस क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडियन मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया, ठीक। और ये लोग चाहते थे कि इनका बिज़नेस और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं भाई, जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं जो इनकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे रिएक्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये चाहते थे कि भाई जो इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से फॉरेन गुड्स का, वो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन चाहते थे। और रुपी स्टर्लिंग जो रेशियो है, एक्सचेंज रेशियो, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया जाए, जिससे इंपोर्ट्स को यहाँ पे डिस्करेज करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले तो इन लोगों ने दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए यहाँ पे। पहला इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और दूसरा फिक्की के नाम से 1927 में, ठीक है। यहाँ पे इनको लीड कर रहे थे जो दो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट लीड कर रहे थे इन लोगों को, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लीड कर रहे थे। इनके अंडर में इन लोगों ने जो है कॉलोनियल कंट्रोल, जिस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने जो है यहाँ पे सीडीएम को सपोर्ट किया और ज्वाइन किया, ठीक है। बट इन्होंने पहली बार जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 1931 के अंदर, तब की हम बात करें, तब ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है। इन लोगों ने, अब जाहिर सी बात है, कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस वगैरह छोड़ के, बंद करके वो रोडों पे नहीं उतर सकता, वो जा करके वहाँ पे नारेबाजियाँ नहीं करेगा रोड के ऊपर उतर के, ठीक है। तो वो जो कर सकते थे वही वो कर रहे थे, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे थे, या जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनमें उनको ख़रीदना बेचना इन लोगों ने बंद कर दिया था, ठीक है। तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था भाई, इनके लिए स्वराज का मतलब एक ऐसा समय जहाँ पे कोई भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे बिजनेस के ऊपर, और जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, वो विदाउट कोई कंस्ट्रेंट्स, बिना किसी बाधा के सब कुछ काम इनका चलेगा, ठीक है। तो फिर वही बात है, एक सेपरेट भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस क्लास के जो लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, वो क्यों जुड़े थे सीडीएम के साथ, क्या मोटिव था, या स्वराज का मीनिंग क्या था उनके लिए, ठीक। यहाँ पे ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका नाम भी ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है हमने। अगला ग्रुप है हमारा इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, ठीक है। तो जो वर्किंग क्लास थी, इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट सीडीएम के अंदर नहीं किया लार्ज नंबर्स में। इसके पीछे रीज़न वही था कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, है ना। जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट की एक तरफ क्लोजनेस कांग्रेस के साथ ज़्यादा थी, तो दूसरी तरफ वर्कर्स जो हैं वो उनसे, कांग्रेस से दूरी बना के रखे हुए थे, ठीक है। बट इसके बावजूद भी कई जगह पे वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया अपने अपने तरीक़ों से, जैसे जो गांधीयन प्रोग्राम है उसके कुछ आइडियल्स को अडॉप्ट करके, बॉयकॉट, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके, या जो है ये लोग डिफरेंट जो मूवमेंट्स हुआ करते थे उनके अंदर पार्टिसिपेट करते थे, लो वेजेस के ख़िलाफ़ या पुअर वर्किंग कंडीशंस के ख़िलाफ़, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे स्ट्राइक्स जो ऑर्गेनाइज़ की गई रेलवे वर्कर्स के द्वारा 1930 के अंदर, या डॉक वर्कर जो हुआ करते थे 1932 के अंदर, ठीक है। कांग्रेस जो है इट वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। कांग्रेस ने इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, इनको लगता था कि भाई इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, और जो एंटी इंपीरियल फोर्सेस हैं, ठीक है, देन एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस, ठीक है। तो वही बात है, बेसिक बात यही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज़ ना करना, ठीक है, उनको वो नाराज़ ना हो, इसलिए ही इन्होंने वर्कर्स को यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इनकी डिमांड्स को इग्नोर किया, ठीक है। अगला जो ग्रुप है हमारा वो है वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें सीडीएम के अंदर, तो सीडीएम के अंदर देयर वाज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च जो हुआ, ठीक है, उसमें हज़ारों की संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया,
ठीक है। और वो इवन जब गांधी जी कहीं रुकते थे उनको सुनने के लिए आती थी, ठीक है। दे पार्टिसिपेट प्रोटेस्ट मार्चेस के अंदर पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग की, फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट करना, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग करना, इन सब कामों की वजह से बहुत सारी महिलाओं को जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। अब अर्बन एरियाज़ के अंदर अगर हम बात करें, दीज वुमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन सीडीएम, दे वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज़। और रूरल एरियाज़ के अंदर जो हैं ये महिलाएं जो रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स हुआ करते थे वहाँ से हुआ करती थी। गांधी जी ने जब भाई यहाँ पे नेशन को एड्रेस किया, जो देश की जनता थी उसको बोला कि भाई हमें देश के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, ठीक। तो द वुमेन ऑफ आवर कंट्री बिगन टू सी सर्विस टू नेशन एज अ सीक्रेट ड्यूटी ऑफ देम, है ना। ये कह सकते हैं कि जो इतना पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि बिकॉज ऑफ देयर एक्ट, इंस्टेड ऑफ देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, उनके लिए जो परसेप्शन था सोसाइटी में वो बदलता नहीं है, उनका जो स्टेटस था सोसाइटी के अंदर वो बदलता नहीं है, ठीक। इवन गांधी जी जो थे वो भी इस बात से कन्विंस थे कि जो ड्यूटी है वुमेन की, वो जो ट्रेडिशनल रोल उसको असाइन किया गया वही उसके लिए सही है। दे हैड टू बी गुड मदर्स, गुड वाइफ्स, दे हैड टू लुक आफ्टर होम्स, ठीक है। और इसी वजह से कांग्रेस भी यहाँ पे जो है लॉन्ग टाइम तक महिलाओं को कोई पार्टी के अंदर कोई पोजीशन नहीं देती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन की। तो एक इमेज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इन विच वी गेट टू सी लॉट ऑफ वुमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग सम प्रोटेस्ट मार्च ड्यूरिंग सीडीएम, है ना। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, लिमिट्स ऑफ सीडीएम बताने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट में पॉइंट्स हैं और अभी हम इनको आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले शॉर्ट में हमें पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो हमें पता होने चाहिए। पहला कि भाई जो दलित पार्टिसिपेशन था सीडीएम के अंदर वो बहुत ही लिमिटेड था। दूसरा, मुस्लिम्स ने भी एक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स दिया, यानी कि कह सकते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था, ठीक है। इसके बाद जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल इन दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन सीटीएम, उनके अपने एस्पिरेशंस थे, है ना। एक मतलब कह सकते हैं कि जो स्ट्रगल था इट वाज नॉट यूनाइटेड, है ना। एक कॉमन गोल नहीं था सभी का, सभी के अपने अपने गोल्स थे, मोटिव्स थे सीडीएम से जुड़ने के पीछे। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं सीडीएम की एक लिमिटेशन बन जाती है, ठीक। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अभी हमने देखा कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। अभी हमने पीछे रीज़न पढ़ा था। इसके अलावा 1931 में सीडीएम को जब कॉल ऑफ कर लिया गया तो जो इसके पास पॉपुलर इस मूवमेंट को लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, इट लॉस दैट सपोर्ट, है ना, व्हेन इट वाज रीलॉन्च्ड। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम आंसर के अंदर अपने लिख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा इसी लिमिटेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि दलित्स का क्या केस था, क्यों ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो दलित्स की अगर बात की जाए इन्हें अनटचेबल्स कहा जाता है, ठीक। 1930 से के बाद से हम कह सकते हैं कि इनको यहाँ पे दलित या ओप्रेस इन्होंने अपने आप को बुलाना शुरू कर दिया। लंबे समय तक कांग्रेस यहाँ पे इनको इग्नोर करती है, क्योंकि फिर कांग्रेस को यहाँ पे डर था कि जो भाई हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज़ हैं, अगर कांग्रेस दलित को सपोर्ट करेगी तो वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। बट गांधी जी ने यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट दिया कि भाई स्वराज वुड नॉट कम, स्वराज वुड नॉट कम इफ़ फॉर 100 ईयर्स, है ना। अगर 100 साल तक स्वराज नहीं आ सकता अगर अनटचबिलिटी हमारे यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगी, ठीक। इवन ही कॉल्ड अनटचेबल्स एज हरिजन, हरिजन बुलाया इन्होंने, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, ठीक। और सत्याग्रह वगैरह, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया कई जगह पे इन्होंने, इन लोगों को टेम्पल्स के अंदर एंट्री दिलाने के लिए, पब्लिक वेल्स का एक्सेस दिलाने के लिए, टैंक्स रोड वगैरह स्कूल वगैरह का एक्सेस दिलाने के लिए। इवन इन्होंने जो है टॉयलेट्स वगैरह खुद क्लीन किए, ये बात दिखाने के लिए कि जो है जैसे एक कहावत कही जाती है ना कि कोई भी काम नहीं छोटा होता है, हमारी सोच जो है वो छोटी होती है। तो इस बात को एक इन्होंने दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जो है ऐसा किया, ठीक। सो दैट जो अपर कास्ट पीपल हैं उनका यहाँ पे एक हृदय परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। सो दैट दे कैन गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। बहुत सारे दलित लीडर्स, बट इतना कुछ करने के बावजूद या जो है यहाँ पे दलित लीडर्स जो है सेटिस्फाइड नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे अपनी प्रॉब्लम का, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट से हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहले तो महात्मा गांधी का क्या रोल रहा, उन्होंने किस तरह से अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट में क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया, ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक। या दलित्स की प्रॉब्लम क्या थी, क्यों ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक। या किस तरह का पॉलिटिकल सोल्यूशन या क्यों पॉलिटिकल सोल्यूशन ये लोग चाहते थे, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन निकला,
इसको समझ लेते हैं। पूना पैक्ट सितंबर 1932। तो दलित, जैसा कि हमने जाना कि भाई एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे अपनी प्रॉब्लम्स का, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और रिजर्व सीट्स की डिमांड शुरू कर दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात शुरू कर दी। ठीक है। अब बी आर अम्बेडकर जो कि दलित लीडर थे, ठीक, इन्होंने दलित्स को ऑर्गेनाइज किया और एक एसोसिएशन बनाया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के नाम से 1930 के अंदर। और इन्होंने महात्मा गांधी से बहस की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने तो तुरंत जो अम्बेडकर की डिमांड थी उसको मान लिया, बट गांधी जी जो थे भाई इस बात को समझ गए कि इससे तो भारत डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट सबको देने लग गए तो भारत तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ही केप्ट अ फास्ट अनटू डेथ, जिसे हम क्या कहते हैं कि आमरण अनशन कहा जाता है जिसे, है ना। तो ही बिलीव, उन्हें लगता था कि भाई जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं दलित के लिए, इट वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, है ना। जो जिस तरह से वो एक प्रयास में लगे हैं, भारत को एकजुट करने में लगे हैं, तो यहाँ तो अगर इस तरह से ब्रिटिश तो चाहते ही हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करके इंडिया को रूल करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो वो चीज़ हो जाएगी ना। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी इस पोजीशन पर। वही बात है कि समय जैसे जैसे गुजरता है थोड़ा, अम्बेडकर जो थे इनको समझ में आ जाता है कि गांधी जी यहाँ पे सही हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे पूना पैक्ट साइन होता है, पूना समझौता साइन होता है बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, जिसकी वजह से जो डिप्रेस क्लासेस थे यानी कि दलित थे, इनको रिजर्व सीट्स यहाँ पे प्रॉमिस की जाती हैं प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है। बट ये प्रॉमिस फुलफ़िल कब किया जाएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, टिल तब तक इनको जो है यहाँ पे यूनाइटेड रहना है। ठीक है, कांग्रेस के साथ रहना है। अब आ जाते हैं केस ऑफ मुस्लिम्स की बात करेंगे कि मुस्लिम्स का क्या स्टैंड था। तो मुस्लिम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया के अंदर, ये काफ़ी ल्यूकवार्म रिस्पांस यहाँ पे देते हैं सीडीएम को, मतलब एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। ल्यूकवार्म रिस्पांस का मतलब यही है। इसके पीछे रीज़न क्या था, तो पहला रीज़न तो ये था कि भाई जब एनसीएम मूवमेंट शुरू हुआ था तो उसमें खिलाफत इशू को भी साथ में लिया गया था, बट एनसीएम को कॉल ऑफ कर लिया गया और खिलाफत इशू के तो ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए मुस्लिम जो है यहाँ पे दे फेल्ट अलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, एक वो रीज़न हो गया। दूसरा, 1920 से ही, मिड 1920 से ही कांग्रेस का जो एसोसिएशन था वो हिंदू ग्रुप्स के साथ ज़्यादा हो रहा था, जैसे हिंदू महासभा हो गई। ये एक फैक्टर था जिसने मुस्लिम्स को दूर किया कांग्रेस से। दूसरा, डिफरेंसेस यहाँ पे हो रखे थे ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर असेंबली, जो आगे चल के नेशनल जो असेंबली बननी है भारत के अंदर, उसमें किस किस ग्रुप का कितना रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इस सवाल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे यहाँ पे। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो थे भाई, वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गिव अप करने के लिए तैयार तो थे, बट उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम्स को यहाँ पे रिजर्व सीट्स अश्योर की जाएँ सेंट्रल असेंबली के अंदर, ठीक है, या जो रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस के अंदर उनकी आबादी के प्रोपोर्शन में उनको अगर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो इस डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार हैं। बट इनकी सारी जो आशाएं थी वो ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस होती है, सारी ही पार्टीज़ की एक कॉन्फ्रेंस होती है 1928 के अंदर, यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं जब एम आर जयकर जो कि हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली इस डिमांड को अपोज कर दिया। उन्होंने भाई यहाँ पे बोल दिया कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट किसी को भी ग्रांट नहीं किए जाएंगे। तो इस वजह से कह सकते हैं मुस्लिम्स यहाँ पे जो हैं अलाइनेटेड फील करते हैं कांग्रेस से। बड़ी संख्या में मुस्लिम्स ने जो है जब सीडीएम शुरू होता है तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक। मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्हें लगता था कि भाई मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी हैं भारत के अंदर, उनका स्टेटस आगे चल के क्या रहेगा, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा डर था उनको। ठीक है। और उन्हें लगता था कि भाई जो मुस्लिम कल्चर है, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी है, इट विल बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी। अब आ जाते हैं अगले यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई हमें एक इमेज दिखाई जा रही है जिसके अंदर ये सेंट्रल जो फिगर है ये हैं बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक। ये एक अर्ली 20th सेंचुरी प्रिंट है। अब यहाँ पे जो ये इनकी इमेज है, इट इज़ सराउंडेड बाय द सिम्बल्स ऑफ यूनिटी। तो चारों कॉर्नर्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वी कैन सी टेम्पल। ठीक है, टेम्पल देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें मॉस्क देखने को मिल रही है, ठीक है, चर्च देखने को मिल रहा है, और गुरुद्वारा भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो व्हाट दे सिंबलाइज, कि जिस तरह से हम
ये जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश की दैट हाउ दीज पीपल वर ट्राइंग टू यूनाइट द कंट्री। ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यूनिट 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फ्रेज़ का मीनिंग जान लेते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मीनिंग क्या होता है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब है फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी अमंग द पीपल। ठीक, हम कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग विच बाइंड्स पीपल विद द डिफरेंसेस टुगेदर। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी लोग साथ में अगर खड़े हैं, है ना, एक फॉर द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एक स्ट्रॉन्ग सेंस है पेट्रियोटिज्म का, या पेट्रियोटिज्म एंड लव फॉर द कंट्री। एंड इट स्प्रेड्स, ये स्प्रेड तब होता है जब जो एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगने लगे कि वो उसी कंट्री के मेंबर्स हैं। ठीक, when they discover some unity that binds them together। ठीक है, तो दिस कुड बी द डेफिनेशन जो हम यहाँ पे दे सकते हैं जब हमसे अगर पूछ लिया जाए वे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कैसे ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है लोगों में डेवलप हुआ, इंडियंस के अंदर डेवलप हुआ। तो 2 पॉइंट्स तो यहाँ पे और आगे के पॉइंट्स हमारे, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो पहले ये 2 शॉर्ट पॉइंट्स समझ लेते हैं। पहला आपको बताया जा रहा है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। जो मूवमेंट्स हुए जिनके अंदर सब लोगों ने एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया, इनकी वजह से यहाँ पे पहला जो है एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप होता है लोगों के अंदर। दूसरा हमारा जो हिस्ट्री है, फिक्शन है, फोकलोर है, सॉन्ग्स हैं, पॉपुलर प्रिंट्स वगैरह हुए, सिंबल्स हुए, ठीक, इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में। तो इसी को, इस पॉइंट को ही हम आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स या एलिग्रीज की बात कर लेंगे। तो 20वीं सेंचुरी से ही यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म थी, इट वाज विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, सबसे पहली जो इमेज बनाई गई वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। अब इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था तो भाई अबिन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी जो फेमस इमेज थी भारत माता की उसको पेंट किया। और इस इमेज के अंदर इन्होंने भारत माता को एक एसेटिक फिगर के रूप में दिखाया, जिसमें उनको काफ़ी काम, कंपोज, डाइवाइन और स्पिरिचुअल दिखाया गया है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद अगले कुछ जो ईयर्स रहे, वहाँ पे लगातार जो भारत माता की जो इमेज थी उसमें डिफरेंट फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग प्रिंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाए हैं। ठीक, डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज अ एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। ठीक, तो भाई कोई कितना ज़्यादा कमिटेड है, कितना ज़्यादा इस फिगर को एक तरह से कितना डिवोटेड है, ये शो करता है कि दैट हाउ मच जो उसके अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बात को दिखाता था। ठीक है, एक और यहाँ पे हमें इमेज देखने को मिलती है जिसमें भारत माता का एक एक दूसरा ये पेंट इमेज है। ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई शी इज़ कैरिंग अ त्रिशूल, त्रिशूल है उनके पास, एंड शी इज़ स्टैंडिंग बिसाइड एन एलिफेंट एंड अ लॉयन। तो ये दोनों ही जो ये सिम्बल्स हैं, ये एलिफेंट और लॉयन, दीज आर सिम्बल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि जिसने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप करने में हेल्प की, ठीक है, वो है फोकलोर रिवाइवल का जो मूवमेंट है इसने। ठीक है, तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो है यहाँ पे डेवलप होती है लोगों में थ्रू द मूवमेंट ऑफ रिवाइविंग इंडियन फोकलोर। लेट 19वीं सेंचुरी में इंडियन जो नेशनलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इसलिए उन्हें लगा कि भाई फोकलोर जो है इसको अगर रिवाइव किया जाए, इसके थ्रू भी हम नेशनलिस्टिक फीलिंग्स लोगों में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है फोक टेल्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया जाता है। ठीक, जो गांव-गांव जाके लोग जो हैं यहाँ पे फोक सॉन्ग्स और जो लेजेंड्स हैं उनको गैदर करना शुरू कर देते हैं। ये जो फोक टेल्स हैं, इन ऐसा माना जाता है कि भाई इनको जो हमारे यहाँ नेशनलिस्ट हैं उनको लगता है कि भाई दे रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक, जिसको एक्चुअली में करप्ट और डैमेज कर दिया है बाहर जो ब्रिटिश लोग हैं उन लोगों ने। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम इस फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करें। ठीक है, अपने नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए, ठीक, या एक सेंस ऑफ प्राइड इंस्टिल करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा लोगों के अंदर। ठीक है, अब फोकलोर रिवाइवल जो मूवमेंट था उसकी कमान यहाँ पे बंगाल के अंदर तो रविन्द्रनाथ टैगोर संभाल रहे थे। ठीक, जहाँ पे इन्होंने कई सारे बैलेट्स कलेक्ट किए, नर्सरी राइम्स, मिथ्स कलेक्ट किए,
और जो फोक रिवाइवल का जो मूवमेंट था इसको इन्होंने यहाँ पे लीड किया। इसी तरह से मद्रास के अंदर एक नाम मिलता है नतीशा शास्त्री, इन्होंने एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन बनाया तमिल फोक टेल्स का, जिसे इन्होंने नाम दिया द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। इनके हिसाब से भाई जो फोकलोर था वो एक नेशनल लिटरेचर था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा जिसने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों में डेवलप करने में हेल्प की, तो रोल ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स हम यहाँ पे बता सकते हैं। भाई जैसे जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था, ठीक, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम अवेयर ऑफ कि भाई हम आइकन्स और सिंबल्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लोगों को यूनिफाई करने के लिए, यूनाइट करने के लिए। ठीक, उनके अंदर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को इंस्टिल करने के लिए। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान यहाँ पे ट्राई कलर डिज़ाइन किया जाता है जिसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। ठीक, इसमें 8 लोटस थे ऊपर वाली स्ट्रिप में, ठीक, जो कि 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश इंडिया की, और एक सन और एक क्रिसेंट मून भी देखने को मिलता है जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1906 का जो ये फ्लैग है हमारा, जिसमें ऊपर ग्रीन स्ट्रिप के अंदर हमें 8 लोटस देखने को मिल रहे हैं, बीच में वंदे मातरम लिखा है और नीचे रेड स्ट्रिप के अंदर हमें क्रिसेंट मून और सन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं 1921 में, जिसे स्वराज फ्लैग कहा जाता है, इसे गांधी जी ने डिज़ाइन किया था और ये भी एक ट्राई कलर था। इसके अंदर बस एक कलर बदल गया था, वाइट कलर आ गया था रेड ग्रीन के साथ। इसमें सेंटर में स्पिनिंग व्हील है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं सेंटर में स्पिनिंग व्हील है। ठीक, ये 1921 का हमारा नेशनल फ्लैग है, वाइट, ग्रीन और रेड यहाँ पे स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, जो बीच में स्पिनिंग व्हील दिखाया गया, इट इज़ सिंबलाइजिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, तो ये फ्लैग्स जो है, जो भी यहाँ पे मार्चेस वगैरह, प्रोटेस्ट मार्चेस होते थे या जिस तरह से भी डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते थे, तो उनके अंदर लोग ये फ्लैग्स कैरी करते थे। तो इस तरह से ये सिंबल बन चुके थे डिफाइंस का। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं वो है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे इंडियंस को ऐसा लगने लगा था कि भाई एक अपने टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन, मतलब जो लोग हैं भारत के, उनको ये फील कराना ज़रूरी कि वो अपने देश पे गर्व करें। ठीक है, जब हम अपनी कंट्री पे प्राइड फील करते हैं, गर्व फील करते हैं, तभी हम अपनी कंट्री के लिए स्ट्रांगली स्टैंड ले सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप करना लोगों के अंदर। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट डिफरेंटली, इसके लिए ये ज़रूरी था कि हम अपने इतिहास को एक अलग तरीके से देखना शुरू करें। ठीक है, एक्चुअली जो ब्रिटिश लोग थे दे सॉ इंडियंस बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। उन्हें लगता था कि भाई जो इंडियंस हैं अपने आप को गवर्न कर ही नहीं सकते, उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। ठीक, तो इसकी इसी के रिस्पॉन्स में जो इंडियंस थे दे बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट, कि कितने बड़े बड़े एम्पायर्स इंडिया को रूल कर चुके हैं और कितने ग्रेट रूलर्स रहे हैं जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है। इन सारी चीज़ों को लोगों के सामने लाया गया। ठीक, तो दैट्स वाई दो जो हमारे यहाँ नेशनलिस्ट थे दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट जो पुराने टाइम में हमारे यहाँ हुआ है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर वगैरह, हर एक सेक्टर के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स एंशियंट टाइम में हुए उनको लोगों के सामने लाया जाने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोरियस टाइम था हमारा, ठीक, इट वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। जब इंडिया कॉलोनाइज हुआ तब जाके यहाँ पे चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई, ये लोगों को समझाया गया। ठीक है, दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज्ड रीडर्स टू टेक अ प्राइड इन इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स। ठीक है, हमारा जो पास्ट है, इतिहास है, उस पर लोग गर्व महसूस करें, अपने देश पे गर्व महसूस करें। ठीक है, और दे ऑल्सो अर्ज देम टू स्ट्रगल अगेंस्ट द, ताकि जो बदलाव है, जो मिजरेबल कंडीशन है, उसमें बदलाव लाया जा सके यहाँ पे। ठीक है, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं जो कि एंडिंग टॉपिक है हमारा, क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट का जिक्र किया गया आखिरी में हमारी किताब के अंदर। तो इसकी बात कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन क्या है पहले तो समझ लेते हैं। क्रिप्स मिशन एक जैसे कि साइमन कमीशन आया था भाई, तो वैसे ही क्रिप्स मिशन भी भेजा गया था। मिशन इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ ही जो है यहाँ पे भेजा गया था लोगों को। ठीक, तो क्रिप्स मिशन की बात कर लें, एक फेल्ड अटेम्प्ट था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1942 में, जिसमें ये लोग चाह रहे थे कि भाई जो इंडियंस हैं यहाँ पे फुल्ली कोऑपरेट करें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटेन को। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 ग्रुप्स के बीच में ये वॉर लड़ा जा रहा था, एलिड और एक्सिस पार्स। ठीक है, अब क्रिप्स जो हैं यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि इंडिया जो है पूरी तरह से यहाँ पे ब्रिटेन के साथ लॉयल रहे। ठीक है, बदले में यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है कि भाई इलेक्शंस कराए जाएंगे, जो है फुल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि डोमिनेंट स्टेटस का वादा किया जाता है। बट ये सारे जो वादे किए जा रहे थे, दीज वर
सेट टू फुलफिल आफ्टर द वॉर, जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तब इनको फुलफिल किया जाएगा। और ये जो मिशन था इट वाज हेडेड बाय सीनियर मिनिस्टर स्टाफर्ड क्रिप्स, इसीलिए इसका नाम है क्रिप्स मिशन। ठीक, कांग्रेस ने इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें लगा गांधी जी ने इवन जो क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स थे इनको पोस्ट डेटेड चेक डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि आखिर क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया। तो समस्या बहुत बड़ी थी यहाँ पे कि भाई जो जापान था वो ईस्टर्न साइड से आगे बढ़ता चला जा रहा था। ठीक, इंडिया के बॉर्डर तक आ चुका था और बर्मा को हारने के बाद ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को हारना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो एक जो थ्रेट था जापानीज़ इन्वेजन का इंडिया के ऊपर, ठीक, ये एक बहुत बड़ा इनको पॉइंट लग रहा था ब्रिटिश लोगों को। ठीक है, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि भाई यहाँ पे इंडियंस पूरी तरह से फुल कोऑपरेशन चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इंडियंस को कन्विंस करने के लिए ही क्रिप्स मिशन यहाँ पे भेजा था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद, ठीक है, गांधी जी जो है यहाँ पे एक मूवमेंट फिर से लॉन्च करते हैं। ठीक, जिसमें ये डिमांड करते हैं कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, यानी इसीलिए इसको कहा गया है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी इसने वर्धा में जो इनका सेशन होता है, मीटिंग होती है, वहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को जो है ये मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने एक स्पीच भी दी थी जिसमें इन्होंने अपना काफ़ी जो फेमस स्लोगन है डू और डाई का वो दिया था। ठीक है, इसके बाद लगातार यहाँ पे चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जैसे हड़ताल शुरू हो जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेशन वगैरह शुरू हो जाते हैं जिनमें नेशनल सॉन्ग स्लोगन्स वगैरह सुनाई देने लगते हैं। द मूवमेंट वॉज ट्रूली अ मास मूवमेंट, जिससे कह सकते हैं थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन लीडर्स का था। जैसे कई नए लीडर्स भी इवन सामने आते हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, मूवमेंट फाइनली ये 1945 में जाके एंड होता है, बट उसके पीछे रीज़न है कि भाई ब्रिटिश जो थे वो भी भले ही ब्रिटेन उस समय इंगेज था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, बट वो स्टिल इट वाज रेडी टू काउंटर द सिचुएशन। तो इसीलिए ब्रिटिश जो थे यहाँ पे तुरंत यहाँ पे लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें इवन 1945 तक यहाँ पे इम्प्रिजन करके रखा जाता है। ठीक, अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है कि इंडिया वॉज अनगवर्नेबल इन अ लॉन्ग रन, मतलब लंबे समय तक हम इसे कंट्रोल करके नहीं रख सकते। तो फाइनली ये मूवमेंट 1945 में एंड होता है विद द रिलीज ऑफ जेल्ड फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास या कुछ टॉपिक जो यहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म तो हो जाता है बट जो स्टोरी है हमारे इंडिपेंडेंस की वो ख़त्म नहीं होती, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, बात करेंगे फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है। ठीक, तो अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है, ये एक पश्तून इंडियन एक्टिविस्ट थे। ठीक, और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। और ये काफ़ी एक डिवोट डिसिपल थे महात्मा गांधी के। ठीक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के काफ़ी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, एडवोकेट करते थे। और इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी और क्लोज़ जो फ्रेंडशिप थी महात्मा गांधी के साथ, सिमिलर आइडियोलॉजी और क्लोज़ फ्रेंडशिप महात्मा गांधी के साथ, इसकी वजह से इनको सरहदी गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ठीक है, बात करेंगे कि भाई इसके बाद क्या होता है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट तो ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है भारत। ठीक है, टू डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है, जहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इंडिया की जो यूनिटी है उसको बनाए रखा जाए। ठीक है, इंडिपेंडेंस ग्रांट की जाए। बट क्रिप्स मिशन भी यहाँ पे फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई बातचीत बन नहीं पाती है। ठीक, तो इसके बाद जो है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है भारत एज अ न्यू वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, जो लास्ट वॉइसरॉय भी कह सकते हैं, न्यू और लास्ट वॉइसरॉय। ठीक है, उसके पहले ही यहाँ पे 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इस दिन को डायरेक्ट एक्शन का दिन डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारा जो सेपरेट मुस्लिम होमलैंड का जो डिमांड है इसको पूरा करने के लिए डायरेक्ट एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, इसको हम 1946 कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस दिन नेशन वाइड कॉमनल राइट्स देखने को मिले। बहुत ज़्यादा वायलेंस यहाँ पे होता है मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में। ठीक, स्पेशली कैलकाटा सिटी के अंदर, कैलकाटा के अंदर, जो कि बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। ठीक है, अभी बात करें
इसके बाद क्या होता है, माउंटबेटन प्लान या पार्टीशन प्लान की हम बात करेंगे। तो भाई माउंटबेटन भारत आते हैं एज अ लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, और इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि बहुत जल्दी यहाँ पे जो है पावर ट्रांसफ़र की जाए। ठीक है, उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करती है। अच्छा, ये प्लान जो बनाते हैं उसी प्लान के जो टर्म्स थे उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की, उसको। ठीक है, अच्छा, इसी की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टीशन भी हुआ इंडिया का। ब्रिटिश इंडिया वाज पार्टीशन इनटू टू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 को इस डेट को फिक्स किया गया, जो पावर हैंडलिंग की डेट थी, इसको फिक्स किया गया। अब आ जाते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे विच फोर्स्ड ब्रिटिश टू लीव इंडिया। ठीक है, तो कुछ बातें हैं हमारे पास, जैसे कि ग्रोइंग इंडियन नेशनलिज्म। शुरुआत करें अगर हम जो 1857 का रेबिलियन हुआ वहाँ से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट तक जितने भी मूवमेंट्स चले, सभी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा यहाँ पे, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो पीपल थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हम यहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम में तक नहीं रुक सकते हैं। ठीक है, दूसरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ आईएनसी इन होम रूल लीग। तो कांग्रेस पार्टी का बहुत अहम रोल रहा है यहाँ पे कंट्री को यूनाइट करने में, मूवमेंट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने में, जो प्रॉब्लम्स थी लोगों की उनको हाईलाइट करने में। गांधी जी एक नेशनल फिगर थे, और इसके अलावा एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, जिन्होंने सत्याग्रह जैसा नोवेल मेथड इंट्रोड्यूस किया, और नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स और ट्रुथ के प्रिंसिपल पे बेस्ड जो है मूवमेंट के बेसिस पे कई सारे मूवमेंट यहाँ पे चलाए और उनको लीड किया। ठीक, लोगों को स्वराज का सही मतलब बताया। ठीक, तो इनका भी एक अहम रोल रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने की वजह से ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान भी होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, और पॉलिटिकल चेंजेस भी आते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से कह सकते हैं ब्रिटेन यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक, सबसे आखिरी फैक्टर जो है वो चेंज इन गवर्नमेंट। ठीक है, तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से यहाँ पे लेबर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और क्लीमेंट एटली आ जाते हैं, जो कि फेवरेबल थे एक्चुअली में, लेबर पार्टी जो कि फेवरेबल थी इंडिया को इंडिपेंडेंस देने को लेकर के। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश को फोर्स किया इंडिया को छोड़ने के लिए। ठीक है, सो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स बहुत जल्दी यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। सो कीप वॉचिंग।